पवन, तूफान और चक्रवात, वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। हम हवा को देख नहीं सकते पर इसे महसूस कर सकते हैं। एक और जहां यह जीवनदानी है, वहीं दूसरी ओर कभी कभी यह विनाश का रूप ले लेती है। 13 अक्टूबर 2014 को झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया था। यहाँ तेज हवाएं चली और भारी वर्षा हुई थी। इससे जनजीवन बहुत प्रभावित हुए बहुत बहुत प्रभावित हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? समाचार मिला कि 8 अक्टूबर 2014 को हिंद महासागर में अब तक का सबसे ताकतवर तूफान हुदहुद, एक पक्षी का नाम, आया था, जो धीरे धीरे अंडमान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होते हुए बिहार, बंगाल एवं झारखंड की ओर बढ़ने लगा था। लेकिन तूफान या चक्रवात होते क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इस पाठ में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। वायु दाब डालते हैं, एयर एक्सकर्ट्स प्रेशर। एक्सपेरिमेंट 1, एक गुब्बारा लीजिए, इससे अपने मुंह द्वारा हवा से भर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हवा भरने पर हवा के अणु गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव डालते हैं और गुब्बारा फूल जाता है। ठीक इसी तरह जब आप फुटबॉल में हवा भरते हैं तो यह फूल जाती है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अधिक हवा होने पर ट्यूब क्यों फट जाती है? आप बताइए। चौक चौराहों पर लगे बड़े बड़े बैनरों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? हवा के दबाव का इसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर एक्सपेरिमेंट 2, लगभग 2 समान माप के गुब्बारे लीजिए। 2 गुब्बारों में थोड़ा थोड़ा पानी भर दीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। दोनों गुब्बारों को किसी डंडे से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। आप देखते हैं कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव है जब गुब्बारों के बीच के स्थान के वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुब्बारों की दूसरी ओर बाहर बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर ढकेलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पवन गतिशील हवा का वेग बढ़ने से इसका दबाव वास्तव में कम हो जाता है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। क्या आप जानते हैं कि पवन कैसे बनती है? यह वर्षा लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है? आप बताइए। तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों की छतें क्यों उड़ जाया करती है? पवन हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। परंतु हमारे आसपास के क्षेत्रों में वायुदाब में अंतर कैसे उत्पन्न होता है? आइए इसे कुछ क्रियाकलापों की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। एयर एक्सपेरिमेंट्स ऑन हीटिंग। एक्सपेरिमेंट 3, एक परखनली लीजिए। परखनली के मुंह पर एक गुब्बारे को कस कर लगाइए। परखनली और गुब्बारे के मुंह को कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। एक गिलास में 2/3 ऊंचाई तक गर्म पानी डालिए। गुब्बारा लगी परखनली को गर्म जल में इस प्रकार डालिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को देखिए। आप क्या देखते हैं? गुब्बारा धीरे धीरे फूलने लगता है। अब परखनली को जल से बाहर निकाल दीजिए। इससे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य गिलास में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए तथा परखनली को पहले की तरह 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रखिए। पुनः गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। आप देखते हैं कि गुब्बारा पिचक जाता है। आइए अपने परीक्षणों के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। परखनली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वहीं गुब्बारा परखनली को ठंडे जल में रखने पर क्यों पिचक जाता है? परीक्षणों की मदद से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गर्म करने पर वायु फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है, तथा ठंडी होने पर वायु सिकुड़ती है। आइए गर्म वायु के बारे में और अधिक जानने के लिए एक और रोचक क्रियाकलाप करते हैं। आप बताइए। गर्मी के दिनों में टायर में हवा ज़्यादा नहीं भरनी चाहिए, क्यों? एक्सपेरिमेंट 4, समान माप की कागज़ की 2 खाली थैली लीजिए। दोनों थैलियों को लकड़ी की किसी छड़ के दोनों किनारों से लटका दीजिए। यहाँ पर ध्यान रहे कि कागज़ की थैलियों का मुंह नीचे की ओर रहे। लकड़ी के मध्य भाग में धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़िए जैसे तराजू में करते हैं। अब चित्र में दिखाए गए अनुसार एक थैली के नीचे एक जलती मोमबत्ती रखिए। आप क्या देखते हैं? गर्म की जाने वाली थैली ऊपर की ओर जाने लगती है तथा दूसरी थैली नीचे की ओर आने लगती है। सावधानी। जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़िए और यह ध्यान रहे कि उसकी लौ कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर है।
थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लो से गर्म होकर वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह बताता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। अब बताइए धुआं ऊपर क्यों उड़ता है? प्रकृति में अनेक स्थितियों होती है जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान पर जाने लगती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित होती है। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। आइए अब कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में चर्चा करें जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां हैं भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर गति करती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रभाव ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रभाव 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। पवन के प्रभाव की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल समीर और समुद्र समीर के विषय में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। गर्मी में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। जल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे थल की वायु दाब कम हो जाता है। इस कम दाब को भरने के लिए पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है ऋतु। सर्दियों में पवन के बहाव की दिशा विपरीत हो जाती है अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। क्या ये पवन धाराएं किसी प्रकार हमारी मदद भी करती है? समुद्र से आने वाली गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। वर्षा हमारे आनंद का अनुभव कराती है। हमारे देश में विशेषकर झारखंड में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। हमारे राज्य में बादलों और वर्षों से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। क्या आपको भी ऐसा कोई गीत या कविता याद है? इसे अपनी कक्षा में मित्रों के साथ गाकर इसका आनंद उठाइए। रिमझिम बरसे मेघवा के, छम छम नाचे मोरवा के, सिंगुरवा की मितवा हो सुहावने लगे न। परंतु वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा समस्याओं को भी जन्म देती है। चर्चा कीजिए। आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं तथा माता पिता के साथ वर्षा से होने वाली समस्याओं के कारण और उनके समाधान के बारे में चर्चा कीजिए। इसे कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। यह आपदाएं मनुष्य को, जंतुओं एवं पौधों के लिए संकट पैदा कर देती है। तड़ित झंझा थंडरस्टॉर्म। तड़ित झंझा गर्जन के साथ भारी वर्षा भारत जैसे गर्म आर्द्र उमिड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। पृथ्वी के करीब की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है जिससे वहां का कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। जैसे जैसे यह गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है यह धीरे धीरे ठंडी और भारी होती जाती है। इसके फलस्वरूप हवा का दबाव ऊपर अधिक और नीचे कम होने लगता है। फलस्वरूप यह हवा पुनः नीचे की ओर आने लगती है। यदि इस हवा में जलवाष्प की पर्याप्त मात्रा रहती है तो ये जलवाष्प जमने लगते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। अतः भारी वर्षा के साथ बादल की गर्जन सुनाई पड़ती है तथा बिजली की चमक दिखाई देती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। आप तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि झंझा ध्वनि के साथ तड़ित बिजली भी गिरने की संभावना दिखे तो हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी खालिस्तान या
जंगल में किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए, ज़मीन पर नहीं लटना चाहिए, धातु की डंडी वाले छाते का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खुली खिड़की के पास नहीं रहना चाहिए, धातु की बनी चीज़ों के समीप नहीं रहना चाहिए। यदि संभव हो तो घर के अंदर सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। शीशे की खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर पर्दे डाल देना चाहिए ताकि शीशों के टूटने की स्थिति में शीशे के टुकड़े कमरे में ना बिखरें। इन्हें भी जानिए। रांची का नामकुम क्षेत्र तड़ित झंझा के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष तड़ित झंझावत से जान माल की काफ़ी क्षति होती है। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है? आप जानते हैं कि जल को द्रव में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प भाप को द्रव में बदलने पर यह ऊष्मा वापस मिल जाती है? इससे संबंधित तो कोई अनुभव आप बता सकते हैं? बादल बनने से पहले यह जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में बदल जाता है। जल वाष्प वर्षा के रूप में बरसता है तो यह ऊष्मा पुनः वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है। विमुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग के अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती है। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। चक्रवात की संरचना। चक्रवात का केंद्र एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है जिसे हम तूफान की आंख आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। इसका व्यास 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच होता है। इस क्षेत्र में बादल प्राय नहीं के बराबर रहते हैं तथा पवन की गति भी अत्यंत कम होती है। इस क्षेत्र के बाहर करीब 150 किलोमीटर तक की दूरी के क्षेत्र में गहरे बादल होते हैं जिनके कारण भारी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पवन की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस क्षेत्र में हम जैसे जैसे दूर जाते हैं पवन की गति क्रमशः घटती जाती है। एक विशाल चक्रवात हवा की एक ऐसी विध्वंसकारी घटना है जो अत्यधिक ध्रुव गति से चक्रवात के केंद्र के चारों ओर घूमती है। इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच होती है। एक चक्रवात की उत्पत्ति कई कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें पवन की गति, इसकी दिशा, वातावरण का ताप, वायुमंडल में उपस्थिति, नमी की मात्रा प्रमुख है। एक चक्रवात के विभिन्न हिस्सों को चित्र में दिखाया गया है। चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तट की ओर धकेलती है, चाहे चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। यह चक्रवात के आने के पूर्व संकेत होते हैं। चक्रवात के नेत्र के केंद्र में निम्न दाब के कारण जल स्तर उच्च स्तर तक उठा जाता है। उड़ता हुआ जल 3 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भी भयावह बना सकते हैं। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, टेलीफोनों, केबलों, बिजली के खंभों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकते हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। हाल ही में आए किसी चक्रवात के बारे में चर्चा कीजिए। टॉर्नेडो बवंडर। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीप के आकार के बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं, जबकि भारत के पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत कम चक्रवात आते हैं। सुरक्षा के उपाय। तटीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। चक्रवात की भविष्यवाणी तथा चेतावनी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। चेतावनी को सरकारी लोगों, बंदरगाहों, जहाज़ों पर काम करने वाले लोगों, नाविकों तथा आम जनता तक जल्द पहुंचना चाहिए। तटीय प्रदेशों में चक्रवात के समय आश्रय लेने के लिए शरण स्थलों का निर्माण तथा प्रशासन द्वारा लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मौसम विभाग द्वारा समय समय पर अखबार, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से चक्रवात संबंधी दी गई पूर्व सूचना तथा चेतावनी की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।
हमें अपने सामान को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। हमें आकस्मिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अग्निशामक दस्तों तथा पुलिस के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होना चाहिए। सड़कों पर जमा पानी में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि सड़कें चक्रवात के समय आई बाढ़ के कारण टूटी हो सकती हैं। अगर आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पीने के लिए शुद्ध जल को हमेशा संग्रह करके रखना चाहिए। गिरे हुए बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। भीगे हुए बिजली के स्विचों को नगण्य हाथों से नहीं छूना चाहिए। बचाव दल पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए। अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। आधुनिक उन्नत तकनीक। पिछली शताब्दी के शुरुआती समय में आने वाले चक्रवात की जानकारी समय से काफ़ी पहले नहीं मिलती थी। इसके कारण लोग समय रहते बचाव की उचित व्यवस्था नहीं कर पाते थे। परंतु आजकल परिस्थितियां बहुत बदल गई है। उपग्रह और रडार की मदद से तूफान संबंधी खतरे की जानकारी 48 घंटे पहले से मिल जाती है। इससे चक्रवात की चेतावनी 25 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के करीब आ जाता है तब प्रत्येक आधे घंटे पर रेडियो और दूरदर्शन से चेतावनी प्रसारित की जाती है। किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारी सहायता करते हैं। तड़ित झंझा। लाइटनिंग तड़ित झारखंड की एक प्रमुख आपदा है, जिससे प्रतिवर्ष अनेक व्यक्तियों की मौत होती है। राज्य के 9 जिले इस आपदा से ज़्यादा ग्रसित हैं, जिनमें पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची तथा गिरिडीह मुख्य हैं। 2015 में लाइटनिंग तड़ित के कारण 54 व्यक्तियों की मौत हुई एवं 76 व्यक्ति घायल हुए। साथ ही 32 पशुओं की भी मौत हुई थी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान स्काइपा द्वारा लाइटनिंग से संबंधित आपदा से निपटने के लिए विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया था। टोर्नेडो से सुरक्षा की एक विधि, आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपने बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। हमने सीखा हमारे आसपास की वायु दबाव डालती है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। वो गर्म वायु ऊपर उठती है।